अब हमारे कांट महोदय आ रहे हैं। कांट का स्थान फिलॉसफी में बहुत ऊंचा है। कांट का जीवन भी बड़ा नियमित और जिसे कहना चाहिए कि अनुशासित जीवन है उनका। कांट ने शादी नहीं की, अपनी सेवा के लिए एक नौकर रखा होता, उसका नाम था लैम्पी। लैम्पी बड़ी सेवा करता था और ये भी उसको अपने बच्चे की तरह मानते थे सारे के सारे। उस लैम्पी के सहारे से इन्होंने सारा अपना जीवन गुजारा। लेकिन इनके जीवन में सबसे बड़ी बात ये थी, पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा थी। जर्मनी में जहाँ इनका रेजिडेंस था और वहाँ से जब ये जर्मनी का नाम पहले प्रूसिया था, तो प्रूशियन लोग इनको ये कहते थे कि जब ये सड़क पर जाएंगे निकल कर के घूमने के लिए या यूनिवर्सिटी के लिए, तो इतनी पंक्चुअलिटी होगी कि लोग ये कह देते कि योर वॉच में बी रॉन्ग बट प्रोफेसर कैन नॉट बी रॉन्ग। अपनी अपनी घड़ियाँ लोग मिलाते थे कि प्रोफेसर अब जा रहा है, 9 बजे का टाइम हो गया है। और कोई कहता कि मेरी घड़ी में तो अभी 9:15 हुए हैं, कोई कहता 9:45 हुए हैं। तो कहते अपनी घड़ी मिला लो, घड़ियाँ गलत हो सकती हैं, प्रोफेसर गलत नहीं हो सकता। तो जीवन को बड़ा नियमित रखा इन्होंने बहुत ज़्यादा। और फिलॉसफी की तरफ इनका शुरू में क्या था कि ये जब तक ह्यूम ने धक्का नहीं पहुंचाया था तब तक ये आइडियलिस्ट थे, प्रत्ययवादी। एक परम प्रत्यय है, वही रियल है। और सारे जितने भी हैं हम उस परम प्रत्यय के छाया हैं या उसके अंश हैं या उसके भाग हैं। तो ये परम प्रत्यय को मानने वाले, इन्फिनिट परम प्रत्यय जिसको हम हिंदुस्तानी में ब्रह्म कहते हैं, तो ये बिल्कुल आइडियलिस्ट भी थे और थ्योरी में भी ये रैशनलिस्ट थे। इन पर लेबनीज़ का और वुल्फ का बहुत ज़्यादा असर था। जैसे लेबनीज़ ने कहा कि हर चीज़ जो है वो प्री एस्टेब्लिश हारमनी। गॉड ने बिल्कुल एक एक मशीन को ऐसा रखा हुआ है कि एक घड़ी बनाने वाला अगर 1000 घड़ियाँ भी बनाएगा और उसकी एक घड़ी अमेरिका में बिकी है, एक ऑस्ट्रेलिया में बिकी है, एक इंडिया में बिकी है, एक कहीं और बिकी है, तो सारी घड़ियाँ एक ही समय पर 6 बजे उनकी सुई जो है वो सीधी होगी, सबकी एक सी सुई होगी। ये प्री एस्टेब्लिश हारमनी जैसे उस घड़ी वाले ने की है, ऐसे ही भगवान ने प्री एस्टेब्लिश हारमनी कर रखी है सारी। जहाँ भगवान ने जैसा बनाया हुआ है कि 6 बजे इतने आदमियों के हाथ ऊपर को उठेंगे, 5 बजे इतने आदमियों के हाथ साइकिल की तरफ जाएंगे, ये सारी प्री एस्टेब्लिश हारमनी जो लेबनीज़ ने बनाई थी। और उसके शिष्य थे वुल्फ जो थे जर्मनी के ही थे, उन्होंने बनाई थी। तो शुरू में कांट उनसे बड़े प्रभावित थे, बहुत ज़्यादा। और जो इन्नेट आइडिया का विचार था जिसको कि लॉक ने खंडन किया कि आत्मा के अंदर सारा ज्ञान होता है, कोई ज्ञान बाहर से नहीं आता, ये उसको भी मानने वाले थे, इन्नेट थ्योरी को। तो शुरू में इनका ध्यान बहुत उस तरफ था। लेकिन जब ह्यूम ने एक तो ये बता दिया, ह्यूम ने क्या, लॉक ने बता दिया कि इन्नेट आइडिया कोई नहीं होते। आदमी जन्म से कोई आइडिया लेके पैदा नहीं होता, सारे आइडियाज़ अनुभव से आते हैं। और उसको पराकाष्ठा पर लाते ह्यूम जो थे यहाँ आ गए कि बाह्य जगत की तो नॉलेज पॉसिबल ही नहीं है। आपको बिल्कुल किसी तरह से भी नॉलेज पॉसिबल नहीं है, संदेहवाद ही रहेगा, संशयवाद ही रहेगा हर जगह। और जब ह्यूम ने ये निष्कर्ष निकाला तो कांट की नींद खुल गई। नॉलेज पॉसिबल नहीं है। अगर नॉलेज पॉसिबल नहीं है तो फिलॉसफी बेकार है। फिलॉसफी तो सारी खड़ी हुई नॉलेज पर ही है। तो इसका मतलब फिलॉसफी सबसे
यूजलेस परसूट हो गई, हम टाइम ख़राब कर रहे हैं फ़िलॉसफी में। तो उसने फ़िलॉसफी को सेव करने के लिए और ये देखने के लिए कि सारा संसार जो है इसकी नॉलेज के लिए आपको चले तो वहाँ से थे थेलीज से कि संसार का सब्सटेंस क्या है, और उस सब्सटेंस को खोजते 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 आप निकल आ गए यहाँ कि नॉलेज पॉसिबल ही नहीं है, पता नहीं सब्सटेंस कोई है भी या नहीं है। तो कांट जाग गए, और कांट ने जाग करके क्या किया कि उन्होंने देखा कि ह्यूम ने कहाँ गलती की है, इसको देखो। और लॉक ने जो अपना सिद्धांत बनाया था कि सारी की सारी नॉलेज बाहर से आती है, इसको भी देखो। बाहर से जो नॉलेज आती है, परसेप्ट जिन्हें कहते हैं हम, बाह्य वस्तु जिन्हें कहते हैं, वो उसका सिद्धांत बनाने में लॉक ने कहीं गड़बड़ी करी क्या, और ह्यूम ने कहीं उसको खंडन करने में। तो इसलिए इनकी फ़िलॉसफी को कहते हैं क्रिटिकल फ़िलॉसफी। कांट की फ़िलॉसफी को क्रिटिकल फ़िलॉसफी कहते हैं, क्योंकि कांट ने दोनों को क्रिटिसाइज़ किया है। उधर तो उन्होंने देखा कि तो सबसे पहला इन्होंने ये काम किया कि लॉक ने जो गलती की थी, मेजर गलती थी लॉक की, उस लॉक की गलती को बढ़ाते बढ़ाते अगर लॉक वाली बात को मान लें तब तो रिज़ल्ट वही निकलेगा जो ह्यूम निकाल रहा है। और अगर हमारी बेसिक प्रोपोजिशन, पहला जो हमारा स्टेटमेंट है, वो अगर वो सही हो तो निष्कर्ष सारे सही निकलेंगे। और हमारी पहली प्रोपोजिशन ही अगर गलत हो, हमने दुनिया को जानना है सारा का सारा, और उसमें पहली प्रोपोजिशन क्या बनाई कि गाय का दूध लाल होता है, तो इससे जितने भी निष्कर्ष निकालेंगे सब गलत ही होंगे। और फर्स्ट प्रोपोजिशन अगर हमारी सही है तो लॉजिक से हम कभी भी गलती नहीं कर सकते। लॉजिक में तो इतने कठोर लॉ हैं, 3 ही लॉ हैं वो, अगर उन 3 लॉ को हम लागू करेंगे तो कभी गलती नहीं हो सकती। तो लॉजिकली निष्कर्ष में गलती हो ही नहीं सकती अगर हमारी प्रोपोजिशन जिससे हमने काम शुरू किया है वो सही है तो उन्होंने लॉक के इसमें सबसे बड़ी गलती देखी कि लॉक ने 2 चीज़ों को गलत मान लिया। पहली चीज़ तो ये मान लिया कि हमें बाहर से जो सेंसेशन आते हैं, जिनको हम आइडियाज़ में बनाते हैं, आइडिया बनाते हैं, वही सत्य हैं। जो सेंसेशन जैसे आ रहे हैं हमारे पास, कम्प्लेक्स आइडिया जब हम बनाते हैं तब गड़बड़ हो जाती है, वो सत्य नहीं होते। सिंपल आइडिया जो हैं हमारे सत्य होते हैं। तो एक तो ये जो एजम्पशन थी उनकी, या उन्होंने जो जहाँ से शुरू किया था अनुभववाद से, कि इंद्रियों में जो चीज़ नहीं है, उन्होंने सबसे पहले ये कहा लॉक ने कि देयर इज़ नथिंग इन द इंटेलेक्ट विच इज़ नॉट ऑलरेडी देयर इन द सेंस एक्सपीरियंस। तो उन्होंने कहा एक तो ये गलती की, इसको ठीक करना पड़ेगा। और दूसरी गलती ये की कि माइंड इज़ टोटली पैसिव इन रिसीविंग द इम्प्रेशंस फ्रॉम आउटसाइड। जो सेंसेशन माइंड रिसीव करता है उनको रिसीव करने में माइंड पैसिव होता है। ये भी बिल्कुल गलत एजम्पशन थी। और उन्होंने कहा अगर इन दोनों एजम्पशन को हम ठीक कर दें तो फिर सारे निष्कर्ष ठीक निकलते चले आएंगे। तो कांट ने सबसे पहला काम यही किया। कांट ने कहा कि इन रिसीविंग द परसेप्शन माइंड इज़ एक्टिव। हमारे जो परसेप्शन आते हैं बड़े स्कैटर्ड होते हैं। आँख जो है केवल कलर को देखती है, कान जो है केवल साउंड को देखते हैं। लेकिन जब हम एक चीज़ को, चाहे वो चीज़ अस्तित्व है या नहीं है, जब उसको संतरा कह रहे हैं तो इसका मतलब हम कोई चीज़ ऑर्गेनाइज देख रहे हैं। 20 क्वालिटी एक जगह ऑर्गेनाइज हो गई हैं, तो हम किसी सेंसेशन को रिसीव नहीं करते। माइंड तो होल चीज़ को रिसीव करता है, जो ग्रुप है। ये होल कहाँ से बन गया? तो कहते हैं ये होल जो है, ये माइंड ने जो भी सेंसेशन थे जब उनको मीनिंग दी, उनको अर्थ प्रदान किया, तो उसने एक ग्रुप बना दिया माइंड ने। सेंसेशन को हम रिसीव जो करते हैं
सारे सेंसेशन को कभी स्कैटर्ड नहीं रिसीव करते, ऑर्गेनाइज रिसीव करते हैं। तो माइंड इज़ एक्टिव इन रिसीविंग द परसेप्शंस ऑल्सो। जो भी हम परसेप्शन इकट्ठे कर रहे हैं उनको, परसेप्शन को इकट्ठा करने में भी माइंड बड़ा, और वो परसेप्शन का ज्ञान हमें जब भी प्राप्त होगा जब वो माइंड की जो रिसेप्टिबिलिटी है, माइंड के अंदर कुछ ग्रूव्स बने हुए हैं, जिन ग्रूव्स के द्वारा माइंड रिसीव करता है, जब वो उन ग्रूव्स में होकर आएगी, उन नालियों में से होकर आएगी, चाहे नाली हो चाहे बर्तन हो अंदर। अब हमारे अंदर अगर गोल कटोरा रखा हुआ है तो बाहर का पानी चाहे वो गोल हो या ना हो, लेकिन जब हमारे पास आएगा तो कटोरा बन कर के आएगा माइंड, वो पानी जो है। तो हम कहेंगे बाहर हमने कटोरा देखा, अब बाहर के पानी का हमें कुछ पता नहीं कैसा है पानी। तो माइंड के ग्रूव्स में से जो चीज़ आएगी वो नॉलेज देगी हमें, सेंसेशन नॉलेज नहीं देगा अकेला। तो इससे सारा रास्ता ही पलट गया। कांट को कहा जाता है कि कांट ब्रॉट कूपरनिकन रेवोल्यूशन इन फिलॉसफी। कूपरनिकस ने क्या रेवोल्यूशन लाया था? कूपरनिकस के पहले धार्मिक लोगों ने ये मनाने के लिए कि आदमी की डिग्निटी का पता लगे। बाइबल में लिखा है मैन इज़ द क्राउन ऑफ माई क्रिएशन। और मैन को भी जब भगवान ने संसार में भेजा तो उन्होंने कहा कि मैन मेड आदमी को एडम इन हिज ओन इमेज। तो चर्च ने ये बात किस लिए की थी कि आदमी जो है बहुत संभल करके दुनिया में काम करें। गॉड, तुम मेरी जितनी भी क्रिएशन हो उसके क्राउन हो तुम, तो तुम एक भी काम ऐसा मत करना जिससे पता लगे तुम क्राउन नहीं बल्कि घटिया चूहे हो या कुत्ते हो। तुम सारी क्राउन के क्रिएशन हो। तो उन्होंने आदमी की डिग्निटी बढ़ाने के लिए, आदमी डिग्निफाइड बिहेवियर करे, आदमी घटिया व्यवहार ना करे। तुम कुत्ते नहीं हो, तुम बिल्ली नहीं हो, बंदर नहीं हो या कुछ भी नहीं हो, तुम क्या हो? क्राउन ऑफ क्रिएशन। जितनी भी क्रिएशन है, जितनी भी दुनिया में चीज़ें बनाई गई हैं, उन सारी चीज़ों के तुम सबसे ऊंचे हो। और दूसरी चीज़ यह क्या की गॉड ने कि गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। मैं तुम्हें अपनी इमेज में भेज रहा हूँ, तो मेरी इमेज, तुम्हारा ज़रा सा भी काम खराब हुआ, अगर तुम्हारे मुंह पर कोई ज़रा सी भी कालिख लगी तो इसका समझ लो गॉड के मुंह पर कालिख लग गई। तो इन्होंने, रिलीजन वालों ने ये कर दिया था कि मैन चूँकि क्राउन में सबसे ज़्यादा सीनियर है, इसलिए सारे फरिश्ते आदमी को नमस्कार करेंगे। जिसने नमस्कार करने से मना किया उसको गॉड ने निकाल दिया, उसको शैतान बना दिया। तुम इबलीस हो, तुम सैटन हो, किंगडम ऑफ फरिश्तों से, एंजल्स में से धक्के मार के निकाल दिया। तो आदमी को ऊंचा बनाया इसलिए कि फरिश्ते भी तुम्हारे आगे झुकेंगे। और जहाँ जहाँ फरिश्ते बैठे हुए हैं सारे ब्रह्मांड में जितने स्टार हैं, वो स्टार तुम्हारे तरफ, चारों तरफ घूमेंगे, क्योंकि सर्कम एम्बुलेशन एक रिलीजन का अहम पार्ट है। परिक्रमा जिसको हम कहते हैं हिंदी में, देवताओं की परिक्रमा करना, ये देवताओं का, ये रिलीजन का बहुत ज़बरदस्त रिचुअल माना जाता है। तो चर्च ने ये कर दिया था कि जितने भी फरिश्ते हैं, जितने भी सितारे हैं, वो सब तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। तो अर्थ को सेंटर बना दिया था यूनिवर्स का, और ये कर दिया था कि सारा यूनिवर्स अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। जब कूपरनिकस आए तो इन्होंने पलट दिया बिल्कुल। कूपरनिकस ने कहा कि बिल्कुल गलत धारणा है ये चर्च ने अपने, ताकि लोग जो हैं गॉड से विमुख ना हो जाएं और गॉड को छोड़ ना दें। वो कहें भाई गॉड की इमेज ख़राब करने से पाप लगेगा, इसलिए हमें बहुत संभल के काम करना चाहिए कि हम तो गॉड की इमेज हैं। तो इसलिए लोगों ने, चर्च ने अपने स्वार्थों के लिए कि लोग जो हैं फेथफुल रहें, ये थ्योरी बना दी है। एक्चुअली उसने दिखाया कि पृथ्वी घूम रही है सूरज के चारों तरफ, कोई भी स्टार पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता। पृथ्वी चक्कर लगा रही है किसके? सूरज के चारों ओर। तो जो जियोसेंट्रिक कंसेप्ट था सारे रिलीजन का, कूपरनिकस से पहले, उस सारे जियोसेंट्रिक को उसने हेलियोसेंट्रिक बना दिया। बिल्कुल यही काम कांट ने किया। कांट ने कहा कि माइंड बड़ा पैसिव है, जितने भी
बाहर से सेंसेशन आते हैं, उन सिंपल आइडियाज़ को जोड़ जोड़ करके ही माइंड जो कॉम्प्लेक्स आइडिया बनाता है, चाहे वो गॉड का आइडिया बना है, चाहे सब्सटेंस का बना है, किसी तरह का। कांट ने कहा बिल्कुल गलत। माइंड एक्टिव है रिसीव करने में, और जितने भी सेंसेशन हैं उन सेंसेशन को, जो हमारे माइंड की ग्रूव हैं, माइंड की जो हमारी रचना है, उस रचना के अंदर जैसी नालियाँ बनी हुई हैं, अगर वो सेंसेशन उस नॉलेज के ज़रिए से आएंगे तो हमारे आइडिया का बनेंगे वो। अगर उसके द्वारा नहीं आएंगे तो पता ही लगेगा है भी सेंसेशन ही नहीं है। तो उन्होंने बजाय इसके कि हमारा माइंड सेंसेशन को रिसीव करता है और उसके हिसाब से आइडिया बनाता है, उन्होंने कहा नहीं, बाहर की जितने भी सेंसेशन है सब हमारे माइंड के हिसाब से आने चाहिए। माइंड की जैसी बनावट है उसके हिसाब से सारे आइडिया देंगे, तब तो नॉलेज के पार्ट बनेंगे, नहीं तो पता ही नहीं आया सेंसेशन या नहीं आया। जब मेरे माइंड में गोल चक्कर है और सेंसेशन आ रहा है चौकोर, तो कैसे उसमें आ जाएगा। तो कांट ने बिल्कुल चेंज कर दिया सारा। जो लॉक की बात थी, उसने कहा जब लॉक की बात को सही कर दोगे तब सही रिजल्ट निकलेंगे। माइंड को एक्टिव बना दिया और सारे सेंसेशन को डिपेंड कर दिया माइंड के ऊपर कि अगर तुम माइंड के ग्रूव्स जो हैं, ये माइंड के ग्रूव क्या हैं, ये माइंड के ग्रूव ए प्रियोरी है। माइंड की रचना कैसी है, ये नेचर ने बनाई हुई है। अब सारे आदमी जो नेचर में भी, कांट ने ये भी काम किया कि कांट ने कहा कि सारे आदमी जो नेचर को देखते हैं वो ये नहीं जानते कि नेचर में डिफरेंट स्पीशीज़ के लिए डिफरेंट लॉज हैं। सारी नेचर के एक से लॉ नहीं हैं। जो वनस्पति को गवर्न करने वाले लॉ हैं, वो वनस्पति को गवर्न करने वाले और तरह के लॉ हैं। सर्दी में सारी वनस्पति के पत्ते झड़ जाएंगे, यहाँ तो खैर नहीं झड़ते, इंडिया में तो बहुत सारे के, लेकिन जर्मनी में उसने कहा कि उन्होंने ये बना लिया कि सारे जानवर नहीं मरते। ये थोड़ी होता है कि सर्दियों में सारे घोड़े मर जाएंगे या सर्दियों में सारी बिल्लियाँ मर जाएंगी। तो उसने कहा कि वो जो जानवर हैं, उन जानवरों के अंदर सारी इंस्टिंक्ट होती है, माइंड नहीं होता उनमें, इसलिए वो नेचर लॉ को वैसे ही रिसीव करेंगे जैसे नेचर ने बना दिया है। उनके यहाँ कोई मेंटल ग्रूव नहीं होता, उनकी कोई मेंटल कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसलिए वो नेचर के लॉ हमारे ऊपर लागू नहीं हो सकते आदमी के ऊपर। वो नेचर पे ही लागू होंगे, नेचर में मतलब वनस्पति पे। उसके बाद जो पशुओं के लॉ हैं वो पशुओं पर लागू होंगे, क्योंकि पशुओं में भी रीज़न नहीं होता। जब रीज़न नहीं होता तो जो लॉ हैं प्रकृति ने जैसे बनाए हैं वो इंस्टिंक्ट के द्वारा काम करेगा। इंटेलिजेंस तो है ही नहीं उसमें। इंटेलिजेंस में तो एडजस्टमेंट होती है, नॉवेल्टी होती है। और इंस्टिंक्ट में क्या है कि जो 1000 साल पहले जो उनको इंस्टिंक्ट बनाई थी, अब एक मक्खी होती है, उसका नाम है जी फ्लाई, अफ्रीका में होती है वो। तो जब ये लोग गए, इंग्लिश लोग गए, तो वहाँ इतने घने जंगल हैं कि आदमी जो है नीचे घड़ियाल रहते हैं और हिप्पोपोटामस रहते हैं। आदमी नीचे नहीं रह सकता ज़मीन पे। उस दलदल के अंदर अगर कोई आदमी फंस जाए तो वो नीचे ही घुसता चला जाएगा, ऊपर को नहीं निकाल सकते। तो ऐसी हालत में क्या होता है कि सारे आदमी जो हैं वो पेड़ों के ऊपर रहते हैं और वहाँ नीचे जो होते हैं सारे के सारे जानवर वगैरह रहते हैं। वहाँ घोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि दलदलें बहुत हैं। अगर कोई घोड़ा वहाँ पहुँच जाए तो मक्खी का शिकार बन जाएगा, वो मक्खी घोड़े को ही मारती है। और घोड़े की ऐसी रग होती है कि वो गर्दन पे के उसमें आकर डंक मारती है तो घोड़ा तुरंत ही बेहोश हो जाता है। इतनी एक्यूरेसी आदमी में नहीं हो सकती। आदमी बंदूक भी चला रहा है तो पता नहीं निशाना ठीक जगह लगेगा नहीं, लेकिन उस मक्खी का निशाना बिल्कुल ठीक लगता है। तो जो मक्खी का निशाना गॉड ने बना दिया वो गॉड के तरह से चलेगा। आदमी के लॉ और होंगे। तो आदमी के अंदर जो लॉ हैं वो माइंड के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलते हैं। हमें भगवान ने माइंड दिया है, वो माइंड के 3 लेवल हैं हमारे, जो जानवरों वगैरह में नहीं होते। तो इसलिए हमें माइंड का कंस्ट्रक्शन पहले देखना चाहिए। अगर हम माइंड का कंस्ट्रक्शन समझ जाएंगे तब हमें जो ह्यूम वाला निष्कर्ष है वो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो माइंड के 3 लेवल पहले उन्होंने कहा कि हमें पहले माइंड के 3 लेवल समझने चाहिए। ये जानवरों में नहीं होते 3 लेवल।
वनस्पति में भी नहीं होते, ह्यूमन बीइंग में होते हैं। और सारी नॉलेज के आधार में हम एक ही फैकल्टी को लिए चले जाएं कि ये आदमी में वही फैकल्टी होगी जो जानवरों में, तो निष्कर्ष हमेशा गलत निकलेंगे। तो पहले कांट ने कहा कि पहली चीज़ तो हमने ये कर दिया कि कोपरनिकस वाला रेवोल्यूशन ला दिया कि आइडिया जो हैं सेंसेशन से नहीं बनते। आइडियाज़ कैसे बनते हैं? माइंड में जो हमारे गुरु हैं उनको, उनके हिसाब से जब सेंसेशन आते हैं तब आइडिया बनता है। अगर माइंड के ग्रुप से नहीं आएगा तो उसने पलट करके सेंसेशन से माइंड डिपेंड करता है, बल्कि ये कर दिया कि माइंड पर सेंसेशन डिपेंड करते हैं। सेंसेशन को मीनिंग दे ही नहीं सकता कोई आदमी अगर वो माइंड के थ्रू नहीं आ रहे तो इतना ज़बरदस्त रिवोल्यूशन ला दिया, उलट दिया बिल्कुल। ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम सेंसेशन, नो, ऑल नॉलेज कम फ्रॉम द सेंसेशन इफ दे कम थ्रू द मेंटल स्ट्रक्चर। माइंड को एक्टिव बना दिया सारा, मीनिंग माइंड ही ऐड करेगा, ऑर्गेनाइजेशन माइंड ही करेगा। और कांट ने कहा मुझे दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जो बाहर से जो सेंसेशन आते हैं उनको स्कैटर्ड देखा हो उसने। आँख से जो दिखाई देती है और कान से जो सुनाई देता है उसको अलग अलग देखा हो उसने। कांट का सेंसेशन अलग आ रहा है, आँख का अलग आ रहा है, सबको मिला करके एक ऑर्गेनाइज चीज़ बन जाती है। डिस्टेंस का जो है जिसको हमारी वो देखते हैं, जिसको प्राइमरी क्वालिटी कहता था लोग, वो प्राइमरी क्वालिटी भी हमारे माइंड पर डिपेंड करती है, क्योंकि डिस्टेंस में हमारा माइंड जो है वो क्या चीज़ देखता है? स्पेस को देखता है। स्पेस का कभी भी सेंसेशन हो ही नहीं सकता, स्पेस हमारे पास सेंसेशन डाल ही नहीं सकते। तो इसका मतलब स्पेस तो माइंड में पहले मौजूद है। हमारे माइंड में कोई गुरु ऐसी है कि जो चीज़ स्पेस में होगी उसको माइंड ग्रहण कर लेगा, और जो चीज़ स्पेस में नहीं है उसको माइंड ग्रहण ही नहीं करेगा, चाहे कितने सेंसेशन कितने तकड़े आ रहे हों। लेकिन अगर वो स्पेस में नहीं आते, इसी तरह टाइम, अगर कोई चाहे चीज़ नॉन टेम्पोरल है कि टाइम के अंदर आती नहीं, तो माइंड इसको ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि माइंड में एक ग्रुव ऐसा बना हुआ है, एक नाली वो टाइम का है, वो टाइम के हिसाब से ग्रहण करती है सेंसेशन को।